ठीक है, तो अपना 6.21 वाला राइट, तो इसके अंदर ये रिसेंट ऑर्डर्स ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ना अलग अलग कुछ कुछ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं, इन द सेंस क्या हुआ कि कोई सिविल तरीके का डिफ़ॉल्ट हुआ होगा जिसके लिए एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई है, करेक्ट। तो इस सेक्शंस में सिर्फ इतना ही है कि क्या टाइप का डिफ़ॉल्ट हुआ होगा और उस डिफ़ॉल्ट के लिए क्या पेनल्टीज़ लगी है, थोड़ा बहुत प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो केस में लिख लो कि कोडागू हेरिटेज के साइड में कि दिस केस रेफर्स टू वायोलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। हाँ जी, वो मैं भी लिखा देती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब ना एक चीज़ समझो, जब अब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है राइट, तो इन दैट केस पता है हम लोग वो कंपनी को सारे वो INCs फाइल करते हैं, करेक्ट। फिर एक स्पाइस प्लस वाला फॉर्म होता है जिसके अंदर बाकी सारी डिटेल्स जाती है, इनकॉर्पोरेटेड INC 32 नाम से एक फॉर्म जाता है सारा कुछ, राइट। तो ये सब हम लोग को पता है। एक और चीज़ होती है, पता है कि वंस यू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, आप है ना एक इंटीमेशन देते हो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ROC यहाँ पर होगा, करेक्ट। पर जैसे ही आपका कंफर्म एड्रेस हो जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है कि यहाँ पर मेरा ऑफिस है, बन गया है, करस्पॉन्डेंस की एड्रेस के लिए आप एक अगेन फॉर्म देते हैं, वो INC 22 होता है, याद है कुछ। ये INC 22 रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है आपके। ये INC 22 आप कब देते हो, आपके इनकॉर्पोरेशन के भी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। वो स्पाइस प्लस के फॉर्म के साथ जाना मैंडेटरी नहीं होता। इफ़ इट इज़ ओके कि हाँ यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर ऑफिस की कहाँ पर होगा, तो एक वो चीज़ तो, लेकिन अगर नहीं है तो लेटर ऑन आपका फॉर्म चला जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है। ये जो INC 22 सबमिट करना है ना विद इन 30 डेज़, ये चीज़ मेंशन्ड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 12 में, ठीक है, करेक्ट। तो वहाँ पर लिख लो सेक्शन 12 ऊपर ही कहीं पर, सेक्शन 12 डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सबमिटेड टू, सेक्शन 12 इज इक्वल टू क्या है, डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सबमिटेड टू द ROC विद इन, यहाँ वहाँ पर जो विद इन करोगे ना, तो विद इन के साथ 2 एरोस करना, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और या तो 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बढ़िया। तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन या तो चेंज के 30 दिन के अंदर अंदर आप ये फॉर्म फाइल करते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस, बढ़िया। चलो सही। अब यहाँ पर इस केस में हुआ क्या, ये कोडागू हेरिटेज वाले हैं ना, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट की, बाकायदा INC 22 कब तक देना था, 30 डेज़ में। इन्होंने 3 सालों तक दिया ही नहीं, 3 ईयर्स किसको कहते हैं, 3 सालों तक INC 22 दिया ही नहीं, राइट। अब हम ये भी सोचते हैं ना कि भाई INC 22 नहीं दिया 3 साल तक, क्या ROC को भी समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्म ROC को देते हैं, अपने को ये चीज़ तो पता है, राइट। तो ROC को भी समझ नहीं आ रहा है क्या कि 3 साल हो गए, आप कोई कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है, आप ऐसी कैसी विजिलेंस कर रहे हो, करेक्ट। अगर अब इनडायरेक्टली अगर तुम सोचो पता लग भी गया तो क्या कर लोगे, एड्रेस तो पता ही नहीं है ना, तो नोटिस भेजोगे कैसे, कहाँ भेजना है यही नहीं पता, करेक्ट। तो ये सारी पंगे हुए, इस पंगों के बीच में हम लोग को पता चला कि उन्होंने नहीं किया, फिर कैसे तैसे पूछ पाछ के कहीं से उन्होंने एड्रेस ढूंढकर बंदा ढूंढा, नोटिस भेजा, उनको बोला कि भाई टाइमली आप ये कंप्लाई करो, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उन्होंने भी मान ली अपनी बात कि हाँ ठीक है भाई, सॉरी हमारी गलती है, हम कंप्लाई कर देंगे, पेनल प्रोविजंस दे देंगे, बाकी सब आपको जैसे चाहिए वैसा, राइट। सो उन्होंने ज़्यादा पंगे किए नहीं, उनको नोटिस आया, शो कॉज नोटिस की क्यों नहीं भरा ये वो, तो उन्होंने बोला हमारी डिफ़ॉल्ट है, सॉरी पंगा चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीधा सेकंड पैराग्राफ पर, सेकंड जो आगे है ना, एज पर 12(2) वाला लाइन वहीं से पढ़ना शुरू करो। एज पर 12(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, द कंपनी एज सोन एज इट इज इनकॉर्पोरेट शेल फर्निश द रजिस्ट्रार द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन INC in form INC 22. But the company filed the form after 3 years on Jan 1, 2019. The company and its officers in default had admitted that they have violated the provisions. ठीक है, तो adjudicating authority issued a notice to the company and its officers in default to appear before the authority along with the representative
बिफोर September 5, 2019 उनको बुला लिया गया कि आओ, कि तुम्हारा हियरिंग्स, शो कॉज नोटिस सब कुछ हुआ, कि डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम आओ, हम आके बात करते हैं कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो हियरिंग हुई एंड देन लेटर ऑन, ठीक है, later on last में adjudicating authority determined that the company and its officers in default should each pay a penalty of 1 lakh. The authority justified this decision by invoking section 454(1) and 3 of the Companies Act. ये 454(1) and 3 कहीं पर हमने पढ़ा पीछे अब तक? 454 पढ़ा था, क्या था 454, याद है कुछ? एजुडिकेशन इज़ 454। अगर नहीं पढ़ा है तो भी जो भी है लिख लो वहाँ पर। कंपाउंडिंग एक होती है, पता है अपने को, दो चीज़ें हैं ना, एक कंपाउंडिंग होती है वो 441 सेक्शन होता है, और एजुडिकेशन होता है वो 454 होता है। कंपाउंडिंग 441, एजुडिकेशन 454, ठीक है। तो उन्होंने अंडर द प्रोविजंस ऑफ एजुडिकेशन बोला कि हम आप पर पेनल्टी लगाते हैं 1 लाख रुपया कंपनी एंड द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट सब पर, ठीक है, सब पर पेनल्टी लगाई। एडिशनली द अथॉरिटी कंसिडर द डिले इन कंप्लायंस विद विच अमाउंटेड टू ये 621 डेज, बोलते ये जो ये उन्होंने किस हिसाब से किया है वो रहने दो, ठीक है। तो उन्होंने बस पेनल्टी लगा दी 454 के सेक्शन के हिसाब से, यहाँ तक काफ़ी है, बढ़िया क्लैरिटी है। अब आगे ये MS जॉय आइसक्रीम बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड, ये केस भी वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ही है, सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। वहाँ पर दोबारा लिख लो केस के साइड में कि वायलेशन ऑफ ये सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हर बार केस के अंदर क्या होने वाला है वो पहले ही पता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि केस पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है ना, क्या पढ़ रहे हो, इसमें कौन सा केस इंक्लूड होगा पता लगना चाहिए। इसका नाम नहीं याद रहेगा, कोडागू। MS जॉय आइसक्रीम बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी सेक्शन 12 वायलेट किया अगेन, विच मीन्स व्हाट, INC 22 टाइमली फाइल नहीं किया, इनको शो कॉज नोटिस भेजे गए इन्होंने, लेकिन उन शो कॉज नोटिस का भी रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ भी पंगा कर दिया, फिर लेटर ऑन वही पकड़ा, समन्स वारंट्स ये सब बुलाया, बात करी, लेटर ऑन वही एग्जैक्टली जब उनकी हियरिंग सब कुछ हुई, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा उनका सेम, पर उन पर भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एक खुंदक वाली पेनल्टी नहीं लगाई, उन्होंने बोला तुम पर भी वही वो 1 लाख पेनल्टी है जो होनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पहला इन केस MS जॉय आइसक्रीम, में फटाफट बस पढ़ रही हूँ, केस सेम ही है इसलिए। MS जॉय आइसक्रीम, द कंपनी वॉज फाउंड टू बी वायलेशन ऑफ 12(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट। दिस सेक्शन रिक्वायर्स दैट न्यूली एस्टैब्लिश को 30 दिन में सबमिट करना होता है, या तो चेंज ऑफ एड्रेस की भी 30 दिन में सबमिट करना होता है, INC 22, दैट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड अथॉरिटी केम टू द कंक्लूजन दैट इट हैज़ नॉट फाइल्ड द फॉर्म INC 22, बढ़िया। उसके बाद ये 2 लाइन छोड़ दो, फिर है तुम्हारा नॉन अपीयरेंस वाला एक पॉइंट, मिल गया, सीधा वहाँ पर आ जाओ। नॉन अपीयरेंस मतलब ये आगे जो उसमें हेडिंग नहीं दी होगी मॉड्यूल में, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट वर कॉल्ड अपॉन, मिल गया, अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रेजेंट बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बट नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, बढ़िया। तो फिर पेनल्टी इम्पोज की गई इन रिस्पॉन्स टू द कंपनीज नॉन कंप्लायंस, द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वही की क्या पेनल्टी 1 लाख ऑन द कंपनी एंड द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, बढ़िया यहाँ तक। अब उन्होंने ना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट दिया गया है, इस केस में नॉन पेमेंट हुआ नहीं है, बस उन्होंने बताया है कि अगर आप पेनल्टी भी पे ना करो तो अप टू 5 लाख तक की पेनल्टी लगती है, वो बस यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने इन केस कंपनी फेल्स टू इट बिकम्स लाइबल टू पे अ फाइन, दिस फाइन पेनल्टी नहीं, अगर आपने पेनल्टी नहीं पे की तो इट इज़ एन ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ, राइट, तो इट इज़ एन ऑफेंस एंड आपके ऊपर फाइन कितना लग जाएगा, द फाइन कैन रेंज फ्रॉम 25,000 टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। एडिशनली ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट इंडिविजुअली इन जो भी है कैन फेस पेनल्टीज इन इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और अ फाइन इंक्लूडिंग 25,000 टू 1 लाख, बढ़िया क्लैरिटी है यहाँ तक। अभी तक कुछ डाउट, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, सही। अगला अभी नारंग्स इंटरनेशनल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस केस में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने एक वायलेट किया है सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 173 क्या चीज़, कोरम का आसपास ही है तू, हाँ मिनट्स नहीं होता मीटिंग का, ये
कितनी कंपनी को एक साल में वो कितनी मीटिंग करनी होती है ना, वो वाला सेक्शन है जहाँ पर कहा जाता है कि अ कंपनी हैज़ टू कंडक्ट 4 मीटिंग्स, 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ शाबाश 120 डेज बिटवीन 2 मीटिंग्स, राइट। एक ये, और उसके अलावा एक और चीज़ बोलती है, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको 30 दिन में एक मीटिंग करनी होती है। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपकी टोटल 5 मीटिंग्स होती है, 1+4 सॉरी, यहाँ तक, ठीक है। तो इन्होंने अब वही पंगा किया, ये वाला सेक्शन ब्रीच कर दिया, ये वाला सेक्शन वायलेट कर दिया। तो यहाँ पर भी लिख लेना वायलेशन ऑफ सेक्शन 173। हाँ उसमें से लिख लेना। तो हाँ 4 मीटिंग्स टू बी हेल्ड इन अ ईयर वाला, नंबर ऑफ मीटिंग्स इन अ ईयर, हाँ अंदर लिखा होगा, ठीक है। अब इधर इन्होंने जब वो सेक्शन वायलेट किया ना, तो ये सेक्शन क्या कहता है, जब आपको बोलते हैं कि आपको 4 मीटिंग करनी है, उन्होंने 1-2 करी होंगी फिर नहीं करी, राइट। तो हम ना कैसे बोलते हैं कि आपने एग्जैक्टली वायलेट क्या करते हो, हम आपने साल में 4 मीटिंग नहीं करी है तो साल के एंड में पता लगेगा ना। अब वायलेशन एग्जैक्टली क्या करते हो पता है, आप गैप बढ़ा लेते हो। मैंने 2 मीटिंग करी, मैंने अगली मीटिंग और पहली वाली मीटिंग के अंदर मैंने गैप बढ़ा दिया। ऐसा 120 डेज़ में मेरे को दूसरी मीटिंग करनी थी, मैंने नहीं करी, तो वो वायलेशन है, ठीक है। ब्रीचिंग द गैप इज़ द वायलेशन एक्चुअल वाला, वो ख़त्म हुआ। अब तुम 120 से आगे गए, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मीटिंग नहीं करी, हियर 120 डेज़ ख़त्म हो गए, मीटिंग नहीं करी, तो अभी आरओसी ने नोटिस भेज दिया कि 120 दिन हो गए भाई, मीटिंग कर लो, तुम्हारी बाकी है, रहती है, ठीक है। तो उन्होंने ना अपना बस अच्छे करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, देख हम ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो बेसिक 120 होता है, मैं आपको और एडिशनल नहीं मतलब टोटल इन द सेंस आपको मैं 180 देता हूँ, ठीक है। 120 ख़त्म हो गए, आप मान लो कि और प्लस कितने 60 कर देंगे, आपके टोटल 180 डेज़ हो गए। अब ये 180 में तो कर लो ना मीटिंग, हो गया ना आपके पास टाइम, अभी कर लो। पर ये ढीठ है, इन्होंने तब भी नहीं करी, ठीक है। 180 भी ख़त्म हो गए, तो इन्होंने लेटर ऑन मीटिंग कब करी, जब अराउंड कुछ 273 डेज़ ख़त्म हो गए। तो इनकी पहली वाली मीटिंग और दूसरी वाली मीटिंग के अंदर जो सेकंड जो भी मीटिंग होगी, उन दोनों के बीच में 273 डेज़ का गैप था, ठीक है। ये पंगा किया इन्होंने, तो अगेन ऑफ कोर्स इम्पोजिंग पेनल्टीज और सारी बात तो ठीक है। अब एक बात समझो कि ना यहाँ पर पेनल्टी किस हिसाब से लगेगी, जितने डेज़ का आपने डिफ़ॉल्ट किया उस हिसाब से, राइट। तो इधर उन्होंने बाकायदा डिफ़ॉल्ट कैसे किया है, 120 से शुरू होता हुआ डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से लेकर इधर तक का डिफ़ॉल्ट है, राइट, रेंजिंग फ्रॉम 120 डेज़ और से लेकर 273। However, ROC was really very liberal here, और उसने कहा कि देख पहले मैंने तुझे 180 अपने हिसाब से दे दिए थे ना, तो हम तेरा डिफ़ॉल्ट 180 से ही जज करेंगे। यूजुअली इट इज़ नॉट द केस, बट ROC वॉज लिबरल, तो उन्होंने इस स्पेशल केस में ऐसा बोल दिया कि तेरा डिफ़ॉल्ट 180 से शुरू हुआ होगा, क्योंकि 180 का तो मैंने तुझे छूट दे दिया, मैं अगर तुझे वो वाली चीज़ ना देता तो फिर पेनल्टी वहीं से लगती, 120 से लगती है। बस इसमें ये इन्होंने कैसे गिना है, नहीं वहाँ पर भी 600 कैसे गिना है नहीं पता मुझे, फालतू वो ऐसे लिख दिया उन्होंने कुछ भी। और अगर हम डेज कम के अंदर हम मीटिंग कर दे तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम है ना, है ना, मैक्सिमम है वो। हाँ उसने फिर भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि ना ROC का और सबका ना मकसद ये होता है कि भाई मीटिंग हो जाए, हमें प्रोविज़न से मतलब है, हमें ये सब से मतलब नहीं। हम क्या करेंगे ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को जेल में डाल के, जेल हमारा पहले भरा हुआ है, और मीटिंग के चक्कर में तो जेल में कौन ही डाल रहा है बंदे को, इतना हमको नहीं चाहिए पंगा। तुम पेनल्टी प्रोविजंस भरो, तुम अपना काम करो, और अगर तुम कोई थोड़ा बहुत कभी आउट ऑफ द सिनारियो कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो हम वो भी चला लेंगे, बट ये ऐसा डिफ़ॉल्ट हो गया उनका तो तब पंगा हुआ। तो तुम्हारा फैक्ट्स ऑफ द केस है, बस ऊपर बस उसमें ना सारा मत पढ़ना कि उन्होंने एक दिया हुआ है एक्सटेंशन, अपनी पहला स्टार्टिंग में पढ़ो कि उन्होंने 4 मीटिंग्स करनी थी और जिसके अंदर उन्होंने वो दे डिड नॉट, राइट। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन दिया गया 180 डेज़ का। हाउएवर डायरेक्टर स्टिल डिड नॉट कंडक्ट 273 डेज इलैप्स्ड, बस उतना मार्क करना है। मिल रहा है जयश्री, मिल रहा है, बढ़िया। उसके बाद एजुडिकेशन प्रोसेस आ जाओ। द RD इन लाइन विद द पावर्स कन्फर्ड, 454 क्या है सेक्शन, एजुडिकेशन of the Companies Act issued a hearing notice
to the company and the officer in default. They provided them with an opportunity to present their case. In response to the hearing, company representatives appeared and consented to the necessary orders passed by the प्रोविजंस एज पर द प्रोविजंस. जो भी ऑर्डर्स पास हुए उसने बोला हाँ ठीक है मानते हैं. फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर पेनल्टी. अब ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा एरर दिया ही हुआ है यहाँ पर, बट यहाँ तक का केस तुम्हारा मेन हुआ, समझ में आ गया. आगे पहले आरओसी के हम तो ये कहते थे ना कि आरओसी के ऑर्डर को अगर करना है तो हम आरडी के पास जाएंगे, तो इधर सीधा ही आरडी के पास कैसे? Regional Director in line with the powers conferred issued a hearing notice on ये to the company and the officers in default. अभी इन्होंने ना उस तरीके से किया हुआ है कि ऐसे वो वाला कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पर आरओसी ने अपने पेनल प्रोविजंस दिए, इफ़ दे डिड नॉट कंप्लाई तो दे माइट हैव अप्लाइड टू दी आरडी के, ऐसा, क्योंकि फैक्ट्स तो उन्होंने क्लियरली लिखे नहीं है ना. ठीक है, तो यहाँ पर तुम, क्योंकि हाँ तेरी बात सही है, एम्बिग्यूटी है ना, तो तुम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लिखना वर्ड, आरडी भी नहीं मत लिखना, आरओसी भी मत लिखना. इन द केस, अगर केस का रेफर करोगे तो केस के अंदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा है फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर पेनल्टी. यूजुअली ये फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, ये मेन 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बाकी हमने पीछे भी पढ़े थे शायद, अगर तुम्हें याद है तो, कि कितना किसी को नुकसान हुआ, कितना किसी को गेन हुआ, रेपिटेटिव नेचर था, और कुछ एक और था ना पॉइंट, 4-5 थे, पब्लिक इंटरेस्ट वाला कुछ था. ठीक, तो हाँ यहाँ पर तो वही है, यहाँ पर गेन है, लॉस है और रेपिटेटिव नेचर है. उसके अलावा क्या है? 2 पॉइंट और याद कर. लास्ट टाइम तो हमने 3 ही पढ़े थे, जब हमने सेबी वाला किया था उसमें तो 3 गेन, लॉस एंड रेपिटेटिव नेचर. फैक्टर्स 3 थे. क्यों ऐसे, कैसे कैसे ऐसे, ये कैसा गाना है? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कैसे कैसे ऐसे. फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर पेनल्टी ये हुआ. उसके बाद तुम्हारे अब क्या है, कुछ और काम का है. वही पेनल्टी लगा दी उन्होंने कुछ 25,000 रुपये की ऑन ईच ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस, एंड इट वॉज नोटेड दैट देयर वॉज नो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑन द डिसप्रोपोर्शनेट गेन और लॉस कॉस्ट. ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है, सन शक्ति सोलर पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड. चलो, इस केस में क्या हुआ ना, मेन 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 62, एक सेक्शन 42. इनके वायलेशंस और इनके रिगार्डिंग बात करिए. 62 इज़ राइट शेयर्स फर्दर इशू, 42 इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, वो तुम्हारे फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर लिखे हुए हैं दोनों सेक्शन, वहाँ पे मार्क कर लेना, आ जाएगा. चल बताते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी ने यहाँ पे वही एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पर वो लेटर ऑफ ऑफर और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है टू दी आरओसी, करेक्ट. तो वो आरओसी को भेजते. हियर इन दिस केस उन्होंने बस यही किया कि लेटर ऑफ ऑफर और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दोनों फाइल नहीं किए, पंगा वही वाला हुआ है. ठीक है, तो क्योंकि ये उन्होंने किया तो शो कॉज नोटिस भेजा अगेन आरओसी ने कंपनी ने कि क्यों नहीं फाइल किया भाई, ये क्या बात होती है. इनको भी अगेन मतलब किस चीज़ से है कि फाइलिंग हो जाए, करेक्ट. शो कॉज नोटिस भेजी, उन्होंने भी अपनी गलती मान ली कि हाँ भाई सॉरी नहीं भेजा, सॉरी, ये लो पैसा, बात खत्म. ठीक है, तो ज़्यादा कंपनी लॉ के अंदर है ना, नो बडी हैज़ द टाइम टू डील फाइल केसेस, रिप्रेजेंट. तुमने भले अपना बंदा सीएस रखा है, तो सीएस के पास भी और कोई काम नहीं है क्या? ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करते रहेंगे. हमें यही होता है, गलती हो गई, ये लो पैसे, माफ़ करो, जाने दो, बात ख़त्म करते हैं. ठीक है, बिकॉज दे हैव द डे टू डे अफेयर्स टू डील विद. यहाँ तक ठीक है. तो अब तुम्हारा इसके अंदर पहला, इन द मैटर्स ऑफ सनशक्ति सोलर पावर प्रोजेक्ट जो भी है, द केस इन्वॉल्विंग अ वायलेशन ऑफ 39(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विद 12(1) ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स. हियर इज अ समरी ऑफ द केस. ठीक है, फैक्ट्स आ गए. फैक्ट्स के अंदर स्टार्टिंग का तो छोड़ो, कंपनी एक्सप्लेन, 3rd पॉइंट है तुम्हारा, कंपनी एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर they issued कुछ number of debentures on a private placement basis with a face value of something.
This issuance was made in compliance with the 62 and 42 read with rule this, right? However, 2 points छोड़ के आगे, while the return of allotment PAS 3 and was filed and the letter of offer and related documents were filed in with delays of 151 and 69 days respectively. तो letter of offer और return of allotment दोनों delayed filing करी थी. तो adjudicating process, officers in default submitted their reply, representations हुई, penalty हुई और later on वही penal provision लगी, उन्होंने भर दिया. बस ज़्यादा पंगा उन्होंने लिया ही नहीं. आया अब इधर ये याद रखना भी अगेन 441 कंपाउंडिंग है. 441 कंपाउंडिंग किसके से करवाते हो आप? आरओसी के पास जाओगे, आरओसी कंपाउंडिंग के लिए जाते हो और लेटर ऑन आगे अगर आपको अपील या कुछ करना है तो या तो आप वो आरडी के पास जाओगे या एनसीएलटी के पास जाओगे. हाउएवर एजुडिकेशन 454 सेक्शन है. एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स आरओसी के पास एंड देन आगे आरडी के पास जाती है. हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि हम कोर्ट में ना जाएं, हमें अपना काम अपने अंदर निपटा लेना है. राइट, करेक्ट. तो आगे ना इसी चैप्टर के अंदर अभी लेटर ऑन पार्ट्स में तो पता ही होगा पूरा कंपाउंडिंग और एजुडिकेशन के ऊपर दोबारा इन्होंने शुरू किया हुआ है. अभी तक तो मैं सिर्फ रेफरेंस दिए हैं, पढ़ाया नहीं है. करेक्ट. तो आगे जाके दोबारा आएगा. पहला तुम्हारा पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992 है. एवरी पर इतना ऐसे नहीं पढ़ा है ना. कैसे रो पिट रही है आज. जा मुँह धो क्या जा. ये पढ़ लिया था मैंने. अच्छा हाँ ठीक है. अब ये जो के यहाँ पर तो तुम्हारा 25 वाले पेज पर लिखा हुआ है ना जो सेबी एजुडिकेशन पेनल्टीज़ एंड एजुडिकेशन अंडर सेबी, तो ये है ना सेम चीज़. तुम आगे आओगे चैप्टर पेज नंबर 35 पर भी है क्या. ये लोग है ना बहुत इस चैप्टर के अंदर अब रेपुटेशन से शुरू होते रहते हैं और ये रेपुटेशंस के हिसाब से सारा ना थोड़ा चैप्टर कंफ्यूजिंग हो रहा है और कुछ नहीं. तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा सुधारने के लिए क्या करेंगे, रहने दे कोई फैक्टर्स यार कहीं पढ़े थे यार. 6.43 से करना प्रोसीजर फॉर होल्डिंग. नहीं करेंगे तो हम यहीं से ही, पर आगे कहीं पे कुछ मिक्स होगा वो देख लेंगे. चल सेबी इसका पेनल्टी एजुकेशन सेबी एक्ट है ना. ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूँ ना एक बार वो लिखो. ये वो वाला मत पूछना कहाँ लिखा है किस लाइन के अंदर, एक बार लिख लो, एक बार वो समराइज्ड प्रोविज़न करो. ये पूरा चैप्टर बहुत मिक्स है और अच्छे से नोट्स बना लो. मेन नोट से इस क्रोनोलॉजी बैठेगी, ऐसे इसकी बैठेगी नहीं. ठीक है, तो पहला अभी ना यहाँ पर उसी भले वहाँ पर जगह है ना तुम्हारी किताब में. ठीक है, हाँ हाँ
तो वहाँ पर एक ऐसा करो, चलो शाबाश, सेबीज पावर टू एजुडिकेट लिखो वहाँ पर। जो सेबीज पावर टू एजुडिकेट है ना, वहाँ पर मेंशन करो कि जब भी सेबी का मेन मकसद क्या है पता है, कि अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, राइट, मार्केट मैनिपुलेशन होगा या ऐसा कुछ पंगा होगा तो सेबी की फिर उसको जान जलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करो, सारा प्रॉब्लम नहीं, स्कैम नहीं, ये नहीं वो नहीं, राइट। तो सेबी टेक्स केयर ऑफ दी मार्केट मैनिपुलेशन। तो सो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इन केस ऑफ, ये वर्ड ज़रूरी है, मैं ऐसे नहीं लिखवा रही हूँ, हाँ, इन केस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस, इन केस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस, सेबी जो है ना के पास पावर है कि इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये जो, हाँ हाँ ठीक है, इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। जो इस पेज पे शायद ऊपर ही लिखा होगा ना, वो वाली जो पावर पेनल्टी वाला हेडिंग, हाँ हाँ ये आगे है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा, अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन करेगा ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जिसको हम प्यार से आईओ कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा इसका रैंक विल नॉट बी बिलो द डिविजनल चीफ, राइट, हाँ डिविजनल चीफ, डिविजनल चीफ, डिविजनल चीफ, कहाँ हो तुम? मेरे को मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। हाँ डिवीजन चीफ, राइट, विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। यहाँ तक ठीक है, क्लैरिटी। अब जब मार्केट मैंने वो सारा होता है तो ये आईओ एग्जैक्टली करेगा क्या, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे मेन काम क्या होता है कि एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट्स। जब वो डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता है तो अगर उसको लगे तो वो प्लस आस्क फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कर सकता है। जब वो आस्क फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन करेगा, फाइनली ये सब के हिसाब से उसके पास एक रिपोर्ट तैयार होएगी, जो रिपोर्ट ये सेबी को सबमिट कर देगा। ठीक है, बढ़िया। ये जो सेबी का बोर्ड होगा, ठीक है, वो लोग इवेंचुअली क्या करेंगे, ये रिपोर्ट के बेसिस पर या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, और इफ़ सेटिस्फाइड एन इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, एंड इन्वेस्टिगेशन। लिख लिया? तो नया ही लाना पड़ जाएगा, जैसी हालत कर दी है इसकी। मैं भूल जाती हूँ रोज। नहीं पढ़ा होगा नीचे, वो तो कॉलिन वॉलिन से ही साफ हो जाएगा। भूल जाती हूँ ना मैं, लाना ऊपर। यहाँ तक सबने लिख लिया? चलो शाबाश। अब सेबी के अंदर है ना, हम देखो क्या पढ़ रहे हैं ना एक्चुअली,
कि हम ये देख रहे हैं यार, देयर आर सेवरल प्रोविजंस। हमने पहले एक जो प्रोसेस पढ़ा था लंबा चौड़ा, वो कंपनीज एक्ट के अंदर आरओसी का प्रोसेस था, इफ़ यू रिमेंबर। वो प्रोसेस में क्या था, कुछ याद है? पूरा आरओसी का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था पीछे लंबा चौड़ा, हाँ। एक वो अपील वाला था, वो अपील टू आरडी वाला प्रोसेस था जो कल पहले, उसके पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ा था पूरा। कुछ भी हल्का फुल्का याद है? अच्छा हाँ, फाइल फॉर्म विद ROC if delayed, ROC starts certification. हाँ। Of course after giving a show cause notice. हाँ, show cause notice 15 से 30 days में apply. ये एजुडिकेशन प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? आरओसी का। यहाँ पर भी अब सेबी का प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एजुडिकेशन आरओसी का प्रोसेस पढ़ा, ये सेबी का प्रोसेस है, अभी और प्रॉपर आगे भी आएगा। अभी तो ये एक ग्लिम्स था, ठीक है, अभी दोबारा आने वाला है। और ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, कि जैसे ना ये लोग अगली बात नहीं बोल रहे, पहले पुरानी बात पूरी बोलेंगे, फिर एक अगली जोड़ देंगे, अगले टॉपिक में दोबारा वो सारी पूरी बोलेंगे, फिर एक अगली जोड़ देंगे। इस चक्कर में चैप्टर और बड़ा हो गया, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गया। हाँ, हमने एजुडिकेटिंग प्रोसेस ऑफ ROC पढ़ा, अपील टू आरडी पढ़ा है, RD, हाँ। और फिर एजुडिकेटिंग प्रोसेस अब सेबी पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेबी के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन कि हम जो भी सेटलमेंट और सारी एप्लीकेशंस होने वाली है ना, तो ये पूरे प्रोसेस को जितना अब तक हमने लिखा वो प्लस और ये नीचे की जो ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ को इनकॉर्पोरेट इकट्ठा एक जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इफ़ यू हैव हियर, तो एक चीज़ को समझो कि हमने अब तक दो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, बार बार इस क्यों आ रहे हैं, क्यों घुस रहा है बीच में, मैं नहीं एक्सप्लेन है चैप्टर के अंदर। क्या वो वर्ड? सेटलमेंट और कंपाउंडिंग, या तो ये तुम्हारा एजुडिकेशन, राइट। तो ये सारा कुछ आ रहा है। अब यूजुअली व्हाट सेटलमेंट इज नथिंग बट कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 441, एजुडिकेशन सेक्शन 454। एजुडिकेशन किसकी होती है यूजुअली? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, राइट, ऑफेंसेस की, और उल्टा बोल दिया, सॉरी। कंपाउंडिंग इज ऑफ द ऑफेंसेस, एजुडिकेशन इज ऑफ द सिविल वाले मैटर्स, डिफॉल्ट्स। बढ़िया। अब यहाँ पर सेबी के अंदर है ना, इन्होंने यही बोला एग्जैक्टली कि हमें यही काम करना है। तो सेबी ऑल्सो वांटेड कंपाउंडिंग एंड लेटर ऑन अगर इन केस कोई ऑफेंस होगा, और सेबी भी के पास दूसरी पावर भी यही थी कि वो सेटलमेंट भी करा दे, एजुडिकेशन भी कर दे, राइट। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं एक बार, तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। सेबी दो पावर्स हैं, एक कंपाउंडिंग की, एक सेटलमेंट की, ठीक है। कंपाउंडिंग किसके लिए होती है? ओनली फॉर ऑफेंसेस। ऐसे वो मत करना कि पता है ये तो नहीं लिख रही मैं, जितनी बार लिखोगे उतना याद ही होएगा। अभी हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा ये ओनली फॉर ऑफेंसेस एंड नॉट डिफ़ॉल्ट, और सेटलमेंट ओनली फॉर डिफ़ॉल्ट्स, राइट। बढ़िया। अब तक हमारे पास ये क्लियर पिक्चर थी कि एजुडिकेशन इज इक्वल टू सेटलमेंट, राइट। ये पता था। एजुडिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, राइट। जैसे हमने आरओसी का पढ़ा, एजुडिकेशन का प्रोसेस। अब थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हमने एजुडिकेशन प्रोसेस पढ़ा आरओसी का, सेबी के प्रोसेस पर हम पहुँचे, पर सेबी का प्रोसेस ऑफ एजुडिकेशन इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ करो, ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए ही ना सेबी ने एक अलग चीज़ इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा सेटलमेंट, और कहा उसके सेबी की किताबों में उसने बोला एजुडिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू सेटलमेंट, ठीक है। उसके लिए सेटलमेंट इज़ बस सेटलमेंट। जैसे कंपाउंडिंग होती है ना कि हाँ सुलह कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं, वैसे ही सेटलमेंट होती है बस फॉर द पर्पस ऑफ ये डिफ़ॉल्ट्स है, कंपाउंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑफेंसेस। आया समझ। सेबी ने एजुडिकेशन प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए ही सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आया, ठीक है। यहाँ तक तो वो भी लिख लो, टू अवॉइड एजुडिकेशन। बढ़िया। यहाँ तक सिस्टम क्लियर है। अब सेबी जब कंपाउंडिंग और ऑफेंस करता है वो अलग सिस्टम,
हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर सेटलमेंट करता है तो क्या प्रोसेस, क्या पंगा है, ठीक है। इन केस सेबी अगर सेटलमेंट करवाता है ना, तो सेटलमेंट का जो ऑर्डर पास होता है उसको कहते हैं कंसेंट ऑर्डर, ठीक है, उसको कहते हैं कंसेंट ऑर्डर। बढ़िया। इस ऑर्डर तक पहुंचने का, या तो मैं कहूँ कि सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, सेटलमेंट का प्रोसीजर इनके पास है कि अब कभी भी जो भी इंसान कोई एप्लीकेशन फाइल करता है सेबी के पास, किस चीज़ के लिए, कि भाई मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया है, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, सेटलमेंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट का प्रोसेस कैसे शुरू होता है कि इफ़ अ पर्सन, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हाँ सेम है, ऐसा अलग नहीं है, रेप्लिकेशन, हाँ ठीक है। ये जो तेरा वहाँ पे 3 पॉइंट्स थे ना, सैट लेजिस्लेशन, ये बस मैं यही वाला करवा रही हूँ। जितना हम एक्सटेंसिव तरीके से 6th पढ़ लेंगे 7th में, उतना कम टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे देखो जहाँ सही लगता है वो कर ले। सो इफ़ अ पर्सन फाइल्स एन एप्लीकेशन, किस चीज़ की एप्लीकेशन होगी, हाँ, एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट टू द सेटलमेंट टू द बोर्ड, बोर्ड कौन, सेबी का ही, राइट, करेक्ट। तो जब एक बंदा सेटलमेंट का ये करता है तो बोर्ड जो है ना, इस चीज़ को किसके पास फॉरवर्ड कर देता है, एनफोर्समेंट, नहीं डिपार्टमेंट, वो ईडी और ये ईडी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट नहीं है, यहाँ पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, याद रखना, ठीक है। अब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट प्रोसेस को आगे सेटल करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो ये जो सारी एप्लीकेशन है ना सेटलमेंट करने के लिए, पहले फॉरवर्ड करेगा एक अपना, इसको जो नाम लिखा होगा यहाँ पर, हाँ ठीक है लिख ही लो यहाँ पर, ई सेटलमेंट के प्रोसेस की एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा पहले इंटरनल कमिटी को, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है, इंटरनल कमिटी को, हाँ ईडी फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो पहले एप्लीकेशन तुमसे नहीं, इस पर्सन से बोर्ड के पास गई, फिर बोर्ड से ईडी के पास गई, ईडी से आगे इंटरनल कमेटी के पास गई, इंटरनल कमेटी ने आगे फॉरवर्ड किया इसको, इसको पहले आई से लिखना और इसको लिखना HPAC, हाई पावर, क्या था फुल फॉर्म, हाई पावर एडवाइजरी कमेटी, वेरी गुड। और ये आगे फॉरवर्ड करेगा किसको, पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है। आ गया समझ, बढ़िया। ये हमने पीछे देखा था ना ऊपर कि जब सेबी सेटलमेंट करवाता है तो एक ऑर्डर पास करता है, उसके ऑर्डर को क्या कहते हैं, कंसेंट ऑर्डर। तो जब सेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा है, पैनल ऑफ WTM यानी कि होल टाइम मेंबर्स के पास पहुंचा, तो ये लोग क्या पास करेंगे, कंसेंट ऑर्डर। वो वाला एंड रिजल्ट और ये वाला एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए ना। आया समझ कुछ, बढ़िया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना पंगा है, क्योंकि ये चैप्टर और वो चैप्टर ऑलमोस्ट वो इंटरलिंक, काफ़ी इंटरलिंक। वो चैप्टर अलग क्यों है यही नहीं पता, इकट्ठा भी रख देते 4 पेज और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उन्होंने हाँ, सेबी का सेटलमेंट करवाने के बाद जो प्रोसेस का ऑर्डर होता है, सेटलमेंट ऑर्डर होता है अंडर ऑफ कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेबी। पर जब भी हम बोलते हैं कि सेटलमेंट ऑर्डर पास कौन किया, तो पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी ऑफ कोर्स, ठीक है, ये लोग पास किए। हाँ, तो सेबी के सेटलमेंट ऑर्डर को कंसेंट ऑर्डर बोलते हैं, बस ये याद करना पड़ेगा। आया, ठीक है।
अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना तुम्हारा किताब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लिखा है, राइट? इसको ही डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट लिखा है ना किताब में, तो मेरे में 6.25 पेज पे। हाँ 3 पॉइंट्स के बुलेट पॉइंट्स के ऊपर अच्छा, क्या लिखा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके ऊपर डिपार्टमेंट। हाँ उसके ऊपर डिपार्टमेंट लिखा है ना, तो फिर वो वही होगा, डिपार्टमेंट होगा, उन्होंने गलत लिखा होगा, ठीक है? हाँ तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो कहाँ से अचानक से सेटलमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहाँ से है, तो बस ये ऐसे किसी की भी कैमियो एंट्री नहीं करवाते अपनी मूवी में, अपने पढ़ ही लेते हैं, कोई बात नहीं ना, पढ़ना तो है ही। तो बस ये सभी सेटलमेंट, ये वो सेटलमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट के पास गए, डिपार्टमेंट ने पूरा अपने अपने आपस में खेला, कंसेंट ऑर्डर पास किया। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के 3 डिविजन्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिपार्टमेंट मेन 3 काम करता है। तो पहला तुम्हारा डिपार्टमेंट के मेन 3 काम है। पहला वो अपील्स हैंडल करते हैं, दूसरा वो लोग प्रोसिक्यूशन हैंडल करते हैं, और एक और चीज़ वो लोग सेटलमेंट, ठीक है? जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, अब सेबी ये चीज़ें क्यों कर रहा है? सेबी ये चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहा है, देखो अंडरस्टैंड, अगर आप सेबी के खिलाफ अपील करते हो, सैट में जाते हो, तो लिटिगेशन आ गया काम, सेबी को भी तो अपनी तरफ से केस लड़ना पड़ेगा ना, तो उसने अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो अपील्स हैंडल करे। आया, कोई लिटिगेशन करनी है, कुछ काम है, कुछ प्रोसिक्यूशन है, तो यहाँ तब तो जो अपील्स हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट है उसको लिटिगेशन डिपार्टमेंट कहेंगे। वहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट, तुम्हारे नोट्स में ही। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन वाले ऑफ कोर्स वही प्रोसिक्यूशन, सेबी वांट्स टू फाइल अ केस, सेबी वांट्स टू टॉक टू समबडी अबाउट जो भी व्हाट इज़ गोइंग ऑन वट एवर, तो प्रोसिक्यूशन डिवीजन हो गया। उसके अलावा सेटलमेंट वाला था ऑफ कोर्स सेटलमेंट वाला, ठीक है? वो जो तेरे वो थी ना 3, उसी में ही ऊपर ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए। हो गया, वो तो हो गया सेट। अब ये अगले पेज पे तुम्हारे वो 3 डब्बे बने हुए हैं जिसमें उन तीनों का थोड़ा थोड़ा ना पावर लिखा है। अब ये पावर बिना इस प्रोसेस को समझ नहीं आने वाली थी, तो एक बार बस वो देख लो क्या है एसईटी का लिटिगेशन डिवीजन। तो यानी कि वो एसईटी लिटिगेशन डिवीजन में यही हुआ कि अपने अपील हैंडल करने जाएगा सेबी का डिपार्टमेंट, राइट? तो अपील हैंडल करने जाएंगे वहाँ पर। डिवीजन हैंडल्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ सेबी एंड इट्स एजुडिकेटिंग ऑफिसर्स मेड टू सैट। इट कोलैबोरेट्स विद द सीनियर एडवोकेट्स, लॉयर्स, फर्म्स जो भी होगा इन द फ्रंट ऑफ सैट। इट असिस्ट सेबी इन फाइलिंग एफिडेविट, रिटर्न सबमिशंस एक्सेट्रा। आ गया, क्लैरिटी है? आगे प्रोसिक्यूशन डिवीजन क्या करेगा? हैंडल्स द वर्क रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर द कोर्ट। एंड फाइनली सेटलमेंट डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन, calculation of settlement amount as per the settlement regulations, organizing internal committee meeting, ये रही internal committee, ठीक है? Organizing the internal committee meeting between the applicants and the internal committee members for formulating the settlement amounts or terms, organizing the high powered advisory